बारिश में गांव की देवरानी जेठानी की चटपटी रसोई। देख रही हो पुष्पावती, हमारी कड़ी मेहनत आज रंग ला रही है। खेत की ये क्यारियां हरी भरी सब्जियों से पूरी तरह भर गई हैं। सच कह रहे आप। बाजार में सब्जियां वैसे भी बहुत महंगी हो रही है। अब हमें अपने ही खेतों की बिल्कुल ताजी और बिना किसी मिलावट वाली पालक, गोभी, टिंडा, लौकी, मूली, गाजर, ककड़ी, कद्दू, करेले, भिंडी खाने को मिलेंगी। दोनों मिलकर टोकरी में ताजी ताजी हरी लौकी और बाकी सब्जियां भरते हैं। इसके बाद दोनों अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। घर के बड़े से खुले आंगन में ऊपर शेल्टर लगा हुआ था। दोनों आंगन में आते हैं और सब्जियों की टोकरी को आंगन में रख देते हैं। बबीता बहू, कहाँ है तू? जरा बाहर आंगन में तो आ। कमरे के अंदर से बबीता आंगन में आती है। बहू ये देख, हम खेत से कितनी ताजी और हरी हरी सब्जियां तोड़कर लाए हैं। आज दोपहर के खाने में यही ताजी लौकी बना ले। तभी बड़ा बेटा अरुण आता है और आंगन में रखी कुर्सी में बैठता है। आ गया बेटा अरुण, आज गोदाम से लौटने में बड़ी देर हो गई। हाँ माँ, आज सेठ जी के गोडाउन में नया माल आया हुआ था, तो वहाँ कुछ ज्यादा ही काम था। बोरियां गिनवाने में बहुत समय लग गया। बबीता, अब जल्दी से रसोई में जाकर दोपहर का खाना बना दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। माँ जी, आज मैं सोच रही हूँ कि लौकी में थोड़े चटपटे मसाले, थोड़ी पिसी मिर्च और ऊपर से नींबू का रस डालकर बनाऊं। लौकी का स्वाद मीठा होता है, थोड़ा मसाले पड़ेंगे तो लौकी चटपटी बनेगी। बहू, तुम्हें एक बार में कोई बात समझ में क्यों नहीं आती? मैंने तुम्हें कितनी बार समझा दिया है कि हमारे घर में मिर्च मसाला और चटपटा खाना बिल्कुल नहीं बनता, तो तुम बार बार वही बात क्यों शुरू कर देती हो? बबीता उदास मन से सब्जियों की टोकरी उठाती है और रसोई घर की तरफ बढ़ जाती है। बबीता रसोई में जाकर लौकी को छीलने और छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगती है। हे भगवान, रोज रोज वही बिना मिर्च मसाले का फीका और उबला हुआ खाना। इतनी बार कहती हूँ कि थोड़ा सा तो स्वाद के लिए जीरा, मिर्च या चाट मसाला डाल लेने दो, लेकिन माँ जी हैं कि मेरी एक बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। बबीता लौकी के टुकड़ों को पानी से धोती है और कढ़ाई में तेल डालकर हल्का सा नमक और हल्दी डालकर लौकी छौंक देती है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी आटा गूंथती है और तवे पर रोटियां सेकने लगती है। साथ ही चावल भी पकाने के लिए चढ़ा देती है। कुछ ही देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है। बबीता आंगन में रखी छोटी छोटी चौकियों पर सभी के लिए खाना लगाती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी पड़ोस में रहने वाली कमला आती है। अरे ओ पुष्पावती बहन, कहाँ हो तुम सब? अरे आ जाओ कमला बहन, अंदर आ जाओ। हम सब खाना खा रहे हैं, तुम भी बैठो और हमारे साथ 2 रोटी खा लो। अरे नहीं बहन, तुम्हारे यहाँ तो हमेशा बिना मिर्च मसाले का बहुत ही फीका खाना बनता है। हम तो खूब तीखा, चटपटा और मसालेदार खाना खाने वाले लोग हैं। रहने दो, तुम लोग अपना खाना खा लो, मैं शाम को तुम्हारे घर आऊंगी। आइए चाची जी, मैं आपको बाहर दरवाजे तक छोड़ आती हूँ। बबीता पीढ़े से उठती है और कमला के साथ साथ दरवाजे तक जाती है। फिर बबीता धीरे से कमला से बात करने लगती है। वैसे चाची, आपके घर में तो रोज खूब चटपटा और तीखा खाना बनता होगा ना? हाँ बहू, हमारे यहाँ तो बिना तीखे और चटपटे खाने के किसी के गले से निवाला नीचे उतरता ही नहीं। सच में चाची, आप लोग बहुत खुशनसीब है कि रोज चटपटा खाना खाते हैं। हमारे यहाँ तो बस वही उबला और फीका खाना नसीब होता है। मैं तेरी परेशानी समझ सकती हूँ बहू, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मैं अपने घर से अपनी बहू राखी के हाथ से तेरे लिए कुछ बढ़िया चटपटा बनवा कर भिजवा दूंगी। सच चाची, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमला मुस्कुराते हुए अपने घर चली जाती है और बबीता वापस आंगन में आकर बाकी लोगों के साथ खाना खाती है। फिर शाम को पुष्पावती बबीता के साथ आंगन में बैठकर सब्जियों को साफ करने लगती है। अरुण और नंदलाल भी वहां बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी पुष्पावती के फोन पर अविनाश का फोन आता है। प्रणाम माँ, कैसी हैं आप? घर पर सब लोग कैसे हैं माँ? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ मेरे बच्चे। तू बता, तू शहर में कैसा है? तेरी नौकरी और काम कैसा चल रहा है? हाँ माँ, मेरा काम यहाँ शहर की कंपनी में बहुत बढ़िया चल रहा है। बस कुछ ही दिनों में जैसे ही छुट्टियाँ मिलेंगी मैं घर आ जाऊंगा। अच्छा ये बता बेटा, तू शहर में अकेले रहता है तो खाना पीना सही समय पर तो खा लेता है ना? हाँ माँ, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं समय पर ही खाना खाता हूँ। पुष्पावती के बात करने के बाद नंदलाल पुष्पावती से फोन लेकर अविनाश से बातें करते हुए। बेटा अविनाश, तू ये बता कि शहर में बाहर का उल्टा सीधा तीखा और चटपटा खाना तो नहीं खा रहा है ना? सुना है वहाँ होटलों और ठेलों पर बहुत तेल मसाले वाला खाना मिलता है। अरे नहीं नहीं पिताजी, मुझे अच्छी तरह पता है कि हमारे घर का कितना कड़ा नियम है। तीखा और चटपटा खाना सभी के लिए खाना मना है। हाँ बेटा,
बस यही ध्यान रखना। हाँ? अविनाश पूरी बात करके फोन रख देता है और बड़े रेस्टोरेंट में अपने सामने रखे चटपटे चाउमीन और बर्गर को देखकर अपने सामने बैठी सुरुचि से, सुरुचि सुना तुमने, मम्मी पापा फोन पर भी तीखे और चटपटे खाने को लेकर कितना समझा रहे थे। हाँ, मैंने सब सुन लिया। लेकिन एक बात बताओ अविनाश, तुम्हारे पूरे घर में तीखा और चटपटा खाना खाने से सब इतना डरते क्यों हैं? सच कहूँ तो ये बात मुझे भी ठीक से नहीं पता, लेकिन बस इतना जानता हूँ कि माँ ने हमें बचपन से ही कभी मिर्च मसाला खाने ही नहीं दिया। हे भगवान, फिर हमारी शादी के बाद मेरा क्या होगा? मैं तो एक दिन भी बिना चटपटे और तीखे खाने के बिल्कुल नहीं रह सकती। अब जब मुझसे प्यार किया है सुरुचि, तो थोड़ा बहुत तो घर के हिसाब से बदलना ही पड़ेगा। तुम्हें भी गांव चलकर हमारी तरह सादा खाना खाना पड़ेगा। धीरे धीरे तुम्हें भी आदत हो जाएगी। अविनाश की बात सुनकर सुरुचि चुप हो जाती है। अगले दिन गांव में सुबह बबीता रसोई में खड़ी होकर दोपहर के लिए भिंडी की सब्जी, गर्मा गर्म रोटियां और सादे चावल बनाकर सबको खाना खिलाती है। फिर कपड़े धोकर बाहर आंगन में फैलाने लगती है। तभी राखी आंगन में आती है। उसके हाथ में एक स्टील का टिफिन होता है। अरे बबीता दीदी, माँ जी ने कहा था कि आपके लिए ये दे आऊं। आज सुबह हमारे घर में बहुत ही कुरकुरे और चटपटे प्याज मिर्च के पकौड़े बने थे, वही आपके लिए लाई हूँ। अरे वाह राखी, पकौड़े! सच में मेरा तो मन खुश हो गया। ठीक है दीदी, आप आराम से खा लेना, अब मैं चलती हूँ। राखी टिफिन देकर चली जाती है। बबीता खुशी से टिफिन खोलती है और जैसे ही पहला चटपटा पकौड़ा खाती है, तभी खेत से लौटे पुष्पावती और नंदलाल आंगन में आ जाते हैं। पुष्पावती की नजर पकौड़े पर पड़ जाती है। बहू, ये क्या कर रही है तू? क्या तू चोरी छुपे ये चटपटे पकौड़े खा रही है? अब माँ जी, वो पड़ोस से राखी लेकर आई थी तो मैंने बस चखने के लिए उठा लिया था। उसे हमारे घर के नियमों का पता नहीं था, लेकिन तुझे तो अच्छी तरह पता था ना। बहू, तेरी सास ने तुझे सैकड़ों बार समझाया है, फिर भी तुझे बात समझ क्यों नहीं आती? हाँ? पुष्पावती गुस्से में आगे बढ़ती है। बबीता के हाथ से टिफिन छीनकर पकौड़े फेंक देती है। ऐसे ही सारा दिन बीत जाता है और रात को बबीता अपने कमरे में अरुण से सारी बात बताती है, जिसे सुनकर अरुण, तो तुम्हें क्या जरूरत थी वो तीखे पकौड़े लेने की? तुम सीधे मना कर सकती थी कि हमारे घर में ऐसा खाना नहीं खाया जाता। लेकिन आखिर क्यों नहीं खाया जाता? आप मुझे बताइए ना कि इस घर में तीखा और चटपटा खाने पर इतनी सख्त पाबंदी क्यों है? देखो बबीता, इसका कारण तो मैं भी ठीक से नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत याद है, जब मैं बहुत छोटा था ना, तब घर में तीखा खाना बनता था, लेकिन फिर अचानक से माँ ने हमेशा के लिए सब बंद करवा दिया। आखिर सालों पहले ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से घर में मसालों पर इतनी बड़ी रोक लगा दी गई? अगले दिन दोपहर में नंदलाल और पुष्पावती फिर से अपने खेत में काम कर रहे थे। कल बहू को डांट कर मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप तो जानते ही है ना कि मैंने इस घर में तीखे मसालेदार खाने पर रोक क्यों लगाई है। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो पुष्पावती। तुमने जो भी नियम बनाए हैं वो इस परिवार की सलामती के लिए ही हैं। उधर शहर के एक पार्क में बेंच पर अविनाश बैठा हुआ था। तभी सुरुचि अपना बैग लेकर रोती हुई पार्क में पहुंचती है। अविनाश, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मेरे पापा मेरी शादी किसी और लड़के से जबरदस्ती तय करवाना चाहते हैं। क्या? लेकिन क्या तुमने उन्हें हमारे रिश्ते और मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? मेरे पापा मेरी शादी किसी और लड़के से जबरदस्ती तय कराना चाहते हैं। मैंने सब कुछ बताया, लेकिन वो साफ मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो मेरी शादी किसी गांव के लड़के से कभी नहीं करेंगे। अगर मैं अभी घर वापस गई तो वो मुझे कमरे में बंद कर देंगे और कभी बाहर नहीं आने देंगे। तो फिर अब हम क्या करें सुरुचि? अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है अविनाश। हमें आज ही कोर्ट में जाकर शादी करनी होगी, तभी हम एक साथ रह सकते हैं। ठीक है सुरुचि, अगर यही आखिरी रास्ता है तो हम आज ही कोर्ट मैरिज करेंगे। दोनों तुरंत कोर्ट जाते हैं और कानूनी रूप से शादी के कागजों पर दस्तखत कर लेते हैं। इसके बाद अविनाश सुरुचि को अपने गांव ले आता है। मूसलाधार बारिश हो रही थी। अविनाश और सुरुचि दोनों बारिश में पूरी तरह भीगते हुए अपने घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। अविनाश दरवाजा खटखटाता है। बबीता दरवाजा खोलती है। जैसे ही वो सामने भीगे हुए अविनाश के साथ लाल साड़ी पहने और गले में मंगलसूत्र डाले सुरुचि को देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। अरे देवर जी, ये क्या, आप अचानक शादी करके दुल्हन को घर ले आए? बबीता की तेज आवाज सुनकर कमरे के अंदर से पुष्पावती, नंदलाल और अरुण सब दौड़ते हुए वहां आ जाते हैं। सामने अविनाश और सुरुचि को खड़ा देखकर पूरा परिवार दंग रह जाता है। ये क्या तमाशा है अविनाश? तूने बिना बताए, बिना हमसे पूछे ये शादी कैसे कर ली? क्या हम तेरे कोई नहीं लगते थे? माँ, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। सुरुचि के घर वाले उसकी शादी कहीं और करवा रहे थे।
अगर मैं आज ये कदम नहीं उठाता तो हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाते। इतनी बड़ी बात तूने हमसे छिपा कर रखी। कम से कम अपने माँ बाप को एक बार बताना तो चाहिए था। अब गुस्सा शांत करो पुष्पावती, जो होना था वो हो चुका है। बच्चे अब शादी करके घर की चौखट पर आ चुके हैं, उन्हें इस तरह बारिश में बाहर खड़ा रखना ठीक नहीं है। हाँ माँ, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नई बहू का स्वागत इस तरह गुस्से से थोड़ी ना करेंगे। आखिर है तो ये हमारे घर की छोटी बहू ही ना। बबीता, तुम जल्दी से अंदर जाओ और गृह प्रवेश के लिए चावल का कलश और थाली लेकर आओ। बबीता जल्दी से घर के अंदर जाती और चावल का कलश और पूजा की थाली लेकर दरवाजे पर आती है और सुरुचि की आरती उतारकर माथे पर टीका लगाती है और कलश को पैर से गिरवाकर सुरुचि का खुशी खुशी गृह प्रवेश करवाती है। फिर सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अगली सुबह सुरुचि सुंदर साड़ी पहनकर तैयार होती है और हॉल में बैठे पुष्पावती और नंदलाल के पास आती है। प्रणाम माँ जी, प्रणाम बाबूजी। आज ससुराल में मेरी पहली रसोई है, इसीलिए मैं किचन में जाकर खाना बना लेती हूँ। ठीक है बहू, खाना बना लो, लेकिन हमारे घर के अपने कुछ नियम है। तुम्हारी जेठानी तुम्हें रसोई के सारे नियम अच्छी तरह समझा देगी। जी माँ जी। सुरुचि मुस्कुराते हुए रसोई घर में आती है जहाँ बबीता पहले से ही खड़ी थी। जेठानी जी, मुझे तीखा और चटपटा खाना बहुत पसंद है। आज पहली रसोई में मैं सोच रही हूँ कि मसालेदार चटपटी कढ़ी, साथ में तीखी हरी चटनी, चटपटी आलू गोभी की सब्जी और बढ़िया मसालेदार पूरियाँ बनाऊं। अरे देवरानी जी, हमारे इस पूरे घर में चटपटा और तीखा खाना कोई भी नहीं खाता है। देवर जी ने आपको हमारे घर के इस नियम के बारे में पहले कुछ नहीं बताया था? अरे हाँ, मुझे याद आया, अविनाश ने शहर में एक बार बताया तो था, लेकिन शादी की आपाधापी में मैं तो ये बात पूरी तरह भूल ही गई थी। देवरानी जी, इस घर में ये नियम भूलना मना है। आप खाना बनाइए, लेकिन उसमें कोई भी तीखा मसाला मत डालिएगा। चलिए, मैं आपको खेत से ताजा सब्जियां तोड़कर दे देती हूँ। दोनों झमाझम बारिश के बीच छाता लेकर बाहर खेत में जाती हैं। बबीता झुककर कुछ टमाटर तोड़ने लगती है। देखिए देवरानी जी, मैं ये कुछ लाल टमाटर तोड़ देती हूँ, इन्हें सब्जी में डाल लीजिएगा, इससे सब्जी का स्वाद थोड़ा अच्छा आ जाएगा। खेत में इतनी सारी सब्जियाँ लगी है, लेकिन इन्होंने कहीं भी लहसुन, अदरक और तीखी हरी मिर्च के पौधे नहीं लगाए। दोनों सब्जियां लेकर रसोई में लौट आती हैं। सुरुचि भिंडी काटकर बनाती है, तवे पर रोटियां सेकती है, चावल चढ़ाती है और बिना मिर्च मसाले के फीकी कढ़ी तैयार करती है। दोपहर में सब लोग आंगन में पीढ़ों पर बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन सुरुचि सिर्फ 2 निवाले खाकर ही अपनी थाली सरका देती है। क्या बात है सुरुचि बहू, तूने तो ठीक से खाना भी नहीं खाया। पेट भर के खाना खा ले। नहीं माँ जी, बस मेरा पेट भर गया है, मुझे इतना ही खाना था। सुरुचि उठकर उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है। रात को सुरुचि अविनाश से, अविनाश, आपको तो अच्छी तरह पता है कि मुझे तीखा और चटपटा खाना कितना पसंद है। मैं ऐसा उबला हुआ और बिना मिर्च मसालों का फीका खाना रोज कैसे खा पाऊंगी? सुरुचि, मैंने शादी से पहले ही तुमसे कहा था कि मेरे घर के यही नियम है। अब जब तुम इस घर का हिस्सा बन गई हो तो तुम्हें अपनी आदतों से समझौता करना ही पड़ेगा। सुरुचि चुप हो जाती है। ऐसे ही 4-5 दिन बीत जाते हैं। सुरुचि रोज मन मारकर सादा खाना बनाती और खाती है। कुछ दिनों के बाद अविनाश की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और वो शहर की नौकरी के लिए वापस लौट जाता है। एक दिन सुबह रसोई में काम करते हुए बबीता बाहर आकर पुष्पावती से कहती है, माँ जी, रसोई में दाल और बाकी का कुछ जरूरी राशन खत्म हो गया है। क्या मैं गांव के चौराहे वाली दुकान से सामान ले आऊं? कहीं बहू अकेले जाकर कोई तीखा मसाला ना ले आए। अरे नहीं बहू, तू अकेले मत जा, रुक, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ और छोटी बहू सुरुचि को भी साथ ले लेते हैं। तीनों औरतें गांव के बाजार की ओर निकल पड़ती हैं। वो किराने की दुकान पर पहुंचती हैं। पुष्पावती और बबीता दाल, तेल, नमक तौलवाने में व्यस्त हो जाती हैं। सुरुचि दुकान के शेल्फ पर रखे चटपटे मसालों के पैकेटों को देखती है। सामान लेकर जब वो कुछ कदम आगे बढ़ती है तो सुरुचि अचानक रुक जाती है। अरे माँ जी, मेरा रेशमी रुमाल तो शायद उसी दुकान पर गिर गया है। आप दोनों यही रुकिए, मैं बस 1 मिनट में दौड़कर लेकर आती हूँ। ठीक है बहू, जल्दी से लेकर आ। सुरुचि तेजी से दुकान में वापस जाती है और दुकानदार से फुसफुसाते हुए कहती है, भैया जल्दी से मुझे एक चाट मसाले का पैकेट, थोड़ा सा प्याज लहसुन का सूखा पाउडर और 2 पैकेट तीखी लाल मिर्च के साथ कुछ मैगी के पैकेट दे दीजिए। दुकानदार सामान देता है। सुरुचि पैसे देकर उन मसालों को अपने पर्स में छिपा लेती है और वापस आकर कहती है, चलिए माँ जी, रुमाल मिल गया, अब घर चलते हैं। सभी घर लौट आते हैं। फिर दोनों बहुएं मिलकर रसोई में बिना मसालों की सादी पालक की सब्जी और रोटियां बनाती हैं। रात को सब लोग आंगन में चौकियों पर थाली रखकर खाना खाते हैं, लेकिन सुरुचि अपनी थाली को छूती तक नहीं है। क्या बात है छोटी बहू, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? हाँ? क्या तबीयत ठीक नहीं है?
नहीं पापा जी, वो आज अचानक मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए अभी खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। हमारे घर में इतना हल्का और सादा खाना बनता है, फिर भी तुम्हारे पेट में दर्द कैसे हो सकता है बहू? पता नहीं माँ जी, कभी कभी गैस या दर्द हो जाता है। अगर रात में मुझे थोड़ा आराम लगेगा तो मैं खुद कुछ बनाकर खा लूंगी। ठीक है बहू, तू जाकर कमरे में आराम कर। सुरुचि अपने कमरे में चली जाती है। रात के करीब 11 बज चुके हैं। सुरुचि दबे पांव अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपना पर्स लेकर चुपचाप रसोई में जाती है और गैस चूल्हा जलाती है। वो बर्तन में पानी चढ़ाती है और उसमें मैगी के साथ तीखी लाल मिर्च, चाट मसाला, लहसुन, प्याज का पाउडर और सॉस डालकर तेज तड़का लगाती है और मैगी बनाकर खाने लगती है। रसोई में चटपटी खुशबू फैल जाती है। तभी बबीता रसोई में आती है। ये क्या देवरानी जी, आधी रात को आप रसोई में ये क्या कर रही हैं? अरे जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे रहा नहीं गया। मेरा कुछ चटपटा खाने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैंने मैगी बना लिया। प्लीज आप माँ जी को मत बताना, मैं इसे चुपचाप हटा देती हूँ। अरे देवरानी जी डरिए मत, सच कहूँ तो मुझे भी चटपटा खाना बहुत पसंद है। वो तो बस ससुराल के कड़े नियमों की वजह से मैं मन मार कर सादा खाना खाती हूँ। अरे सच में जेठानी जी, अगर ऐसी बात है तो डरना कैसा। चलिए आइए हम दोनों मिलकर इसे खाते हैं। सुरुचि मैगी की प्लेट उठाती है और दोनों चुपचाप देवरानी के कमरे में चली जाती हैं। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके दोनों बिस्तर पर बैठकर गर्मा गर्म तीखी मैगी का लुत्फ उठाने लगती हैं। आहा, आज इतने सालों बाद ऐसी चटपटी मैगी खाकर तो सच में मेरी आत्मा तृप्त हो गई। देवरानी जी, क्या गजब का स्वाद है। जेठानी जी, आपको भी तो चटपटा खाने की कितनी तलब होती होगी ना? बहुत होती है देवरानी जी, लेकिन क्या करूं, ससुराल में किसी को कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी। अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए जेठानी जी, अब से हम दोनों रोज इसी तरह रात को चोरी छुपे कुछ न कुछ चटपटा बनाकर खाया करेंगे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, अब से हम दोनों इस चटपटी रसोई की पक्की साझेदार है। दोनों हंसते हुए पूरी मैगी चट कर जाती हैं और बर्तन छिपाकर रख देती हैं। अगले कुछ दिनों तक दोनों बहुएं इसी तरह सास ससुर से छिपकर कभी चटपटी चीजें तो कभी मसालेदार नाश्ता बनाकर कमरे में मजे से खाती रहती हैं। एक दिन दोपहर में अचानक काले बादल घिराते हैं और मूसलाधार झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। पुष्पावती बाहर कमरे से निकलकर आंगन में आती हैं। अरे बहुओं, देखो तो बाहर कितनी झमाझम बारिश हो रही है। ऐसा करो कि तुम दोनों रसोई में जाओ और पूरे परिवार के लिए बिना मिर्च के सादे बेसन के गरम गरम पकौड़े बना लाओ और साथ में चाय भी बना लेना। बबीता और सुरुचि एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं और तुरंत रसोई में चली जाती हैं। दोनों जल्दी से बेसन का घोल बनाती हैं और गर्मा गर्म सादे पकौड़े तलकर प्लेटों में सजाती हैं। उसके बाद सुरुचि चाय चढ़ाते हुए बबीता से, चाय में जब तक अदरक ना हो तब तक चाय का मजा ही नहीं आता। हाँ, लेकिन हमारे ससुराल वालों को खाने में तो छोड़ो, चाय में भी मसाला पसंद नहीं है। दोनों बहुएं आंगन में चाय और पकौड़े लाकर सभी को परोस देती हैं। सभी चाय और पकौड़े का आनंद लेने लगते हैं। अरे बबीता, सुरुचि, तुम दोनों भी तो बैठो और हमारे साथ ये पकौड़े खाओ। आप लोग खाइए, हम दोनों अपने लिए बाद में गरम गरम बेसन के पकौड़े तलकर खा लेंगे। ठीक है बहू, लेकिन पहले ये एक प्लेट पकौड़े ले जाकर पड़ोस वाली कमला बहन के घर दे आओ। जी माँ जी। बबीता और सुरुचि छाता लेकर पड़ोस में कमला के घर पहुंचती हैं। दरवाजे पर आती हैं। चाची जी, सासू माँ ने आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े भेजे हैं। अरे बहू, तुम ये पकौड़े क्यों लेकर आई हो? तुम्हारे घर के ये बिना मिर्च मसाले और बिना लहसुन अदरक के फीके पकौड़े कौन खाएगा? इनमें तो कोई स्वाद ही नहीं होगा। क्या करें चाची जी, सासू माँ की तरफ से घर में मिर्च मसाला डालने की इजाजत नहीं है। जैसा बना है वैसा हम ले आए। कोई बात नहीं माँ जी, हम एक काम करें, तीखी लाल मिर्च और लहसुन की चटपटी चटनी पीसेंगे और उसके साथ डुबो डुबो कर ये पकौड़े खा लेंगे। दोनों बहुएं खाली प्लेट लेकर वापस घर लौटती हैं। नंदलाल, अरुण और पुष्पावती पकौड़े खाकर अपने अपने कमरों में आराम करने जा चुके हैं। जेठानी जी चलिए, अब हम अपना असली काम शुरू करते हैं। सुरुचि जल्दी से अपने कमरे से अपना पर्स लेकर बबीता के साथ किचन में आती है। बेसन का बचा हुआ घोल स्लैब पर रखा था। सुरुचि अपने पर्स से चाट मसाला, पिसी लाल मिर्च, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर और नींबू का रस निकालकर उस घोल में मिला देती है। बबीता कढ़ाई में तेल गर्म करती है और दोनों मिलकर बेहद तीखे, लाल और कुरकुरे पकौड़े तलने लगती हैं। दोनों बहुएं गर्मा गर्म पकौड़े प्लेट में निकालकर स्लैब के पास खड़े होकर खाने लगती हैं। तभी अचानक पुष्पावती सीधे रसोई के दरवाजे पर आ खड़ी होती है। क्या बात है बहू, रसोई में इतनी तीखी और चटपटी खुशबू क्यों आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई मसालेदार चीज बन रही हो। अरे नहीं माँ जी, कुछ चटपटा नहीं है, हम तो बस वो सादे पकौड़े बचे थे वही तल कर खा रहे थे। अच्छा, जरा मुझे भी एक पकौड़ा चखने के लिए दो, मैं भी तो देखूं कि इतनी तेज महक किस चीज की है।
बबीता डर के मारे कांपते हुए अपनी प्लेट पुष्पावती की तरफ बढ़ाने लगती है। सुरुचि जानबूझकर बबीता की कोहनी पर धक्का मार देती है। हाथ से प्लेट का पकौड़ा छूटकर नीचे फर्श पर गिर जाता है। अरे रे माँ जी, रुकिए, मैं इसे बाहर फेंक देती हूँ और आपके लिए नया पकौड़ा तल देती हूँ। नहीं नहीं, अब रहने दो, मुझे नहीं खाना। लेकिन तुम दोनों ध्यान रखना, इस घर में तीखा और चटपटा खाना बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। पुष्पा बाहर चली जाती है। उफ, आज तो बाल बाल बच गए जेठानी जी। अगर वो एक निवाला भी चख लेते तो आज घर में महाभारत हो जाती। बबीता चैन की सांस लेती है। दोनों पकौड़े खाती हैं, अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। दोनों देवरानी जेठानी की गुप्त चटपटी रसोई का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। एक दिन सुबह पुष्पावती और नंदलाल तैयार होकर आंगन में आते हैं और अपनी दोनों बहुओं से, बहुओं, आज गांव के बड़े मंदिर में विशेष पूजा और भंडारा है। हम दोनों वहीं जा रहे हैं और दोपहर का खाना भी वहीं प्रसादी में करेंगे। हम शाम तक ही लौटेंगे। ठीक है माँ जी, आप दोनों आराम से दर्शन करके आइए। सास ससुर के घर से बाहर निकलते ही आसमान में फिर से काले बादल घिर आते हैं और तेज झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। सुरुचि दौड़कर बरामदे में आती है और बारिश की बूंदों को देखकर खुश हो जाती है। जेठानी जी, देखिए बाहर कितनी झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे सुहाने मौसम में क्यों ना हम खेत से ताजे भुट्टे तोड़कर लाए और गर्मा गर्म चटपटी कॉर्न चाट और कुरकुरे भुट्टे के बड़े बनाए। अरे वाह देवरानी जी, आज तो मम्मी पापा जी भी घर पर नहीं है। चलो जल्दी से खेत चलते हैं। दोनों छाता लेकर खेत में पहुंचती हैं। फिर दोनों मिलकर मकई के पौधे से ताजे और बड़े बड़े भुट्टे तोड़कर टोकरी में भरती हैं। तभी सुरुचि की नजर कोने में लगे एक तीखी हरी मिर्च के पौधे पर पड़ती है, जिसमें ढेर सारी हरी मिर्च लटकी हुई थी। जेठानी जी, देखिए यहाँ हरी मिर्च का पौधा भी लगा है। हम ये ताजी हरी मिर्च भी तोड़ लेते हैं, चटनी में बहुत तीखा स्वाद आएगा। हाँ, जल्दी से तोड़ लीजिए देवरानी जी। दोनों भुट्टे और हरी मिर्च लेकर घर लौटती हैं। रसोई में आकर दोनों भुट्टों को छीलती हैं और उनके दाने अलग करती हैं। बबीता कुछ भुट्टों के दानों को सिलबट्टे पर बारीक पीसती है। फिर सुरुचि अपने पर्स से सारे मसाले, नींबू का रस, चाट मसाला और पिसी लाल मिर्च निकालकर उस पेस्ट में डालकर तल लेती है और दूसरी तरफ बेहद तीखी और चटपटी भुट्टे की चाट और साथ में हरी मिर्च की चटपटी चटनी बनाती है। दोनों प्लेट में सजाकर देवरानी के कमरे में ले जाती हैं और अपने कमरे में दोनों बैठकर बड़े चाव से खाने लगती हैं। जेठानी जी, इतना स्वादिष्ट नाश्ता और बाहर ऐसी बारिश, इस बात पर तो एक शानदार डांस बनता है। हाँ देवरानी जी, आज तो सच में बहुत मजा आ रहा है। सुरुचि मोबाइल में धीमा म्यूजिक लगाती है और दोनों कमरे में खुशी से नाचने लगती हैं। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और सामने नंदलाल और पुष्पावती को खड़ा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। सुरुचि फुर्ती से चाट और बड़ों की प्लेट पलंग के नीचे सरका देती है। ये क्या हो रहा है यहाँ? तुम दोनों कमरे में बंद होकर क्या कर रही हो? अब माँ जी, वो बारिश हो रही थी तो हम दोनों बस थोड़ा सा नाच रहे थे। लेकिन कमरे में ये इतनी चटपटी खुशबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई बहुत तेज मसालेदार चीज बनी है। पापा जी, पड़ोस के घर में शायद कुछ चटपटा बन रहा होगा, उसी की महक खिड़की से आ रही है। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ बनता ही नहीं। अच्छा ठीक है, अब ये सब छोड़ो और जाकर हम दोनों के लिए बिना मसाले वाली गर्मा गर्म चाय बना लाओ। जी माँ जी। सास ससुर के बाहर जाते ही दोनों बहुएं चैन की सांस लेती हैं और किचन में जाकर उन्हें चाय बनाकर पिलाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर में अचानक अविनाश हाथ में बैग लिए घर के दरवाजे पर आ खड़ा होता है। माँ, बाबूजी, देखिए मैं आ गया। अरे मेरे अविनाश बेटा, तू अचानक बिना बताए कैसे आ गया? माँ, आपको सरप्राइज देना चाहता था। शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी और मुझे कंपनी से 3 दिन की छुट्टी मिल गई है, इसलिए मैं सीधे घर चला आया। अरे वाह भाई, छोटा भाई इतने दिनों बाद घर आया है तो इसके आने की खुशी में आज कुछ तो बढ़िया बनना चाहिए। ठीक है, मैं अभी उड़द की दाल को गर्म पानी में भिगो दे, 2 घंटे में दाल फूल जाएगी। तो आज हम सबके लिए दही बड़े बना लेंगे, घर में ताज़ा दही रखा ही है। बबीता और सुरुचि रसोई में जाकर दाल भिगोती हैं। शाम को दोनों दाल पीसकर बिना किसी मसाले के सिर्फ हल्का नमक डालकर सादे बड़े तलती हैं और उन्हें फेंटे हुए सादे दही में डुबोकर रख देती हैं। रात के खाने में सब लोग पीढ़ों पर बैठकर दही बड़े और खाना खाते हैं। बहुओं, तुम दोनों क्यों नहीं खा रही हो? माँ जी, आप सब लोग खा लीजिए, हम दोनों बाद में आराम से खा लेंगे। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। रात के 12 बजे सुरुचि अपने कमरे से धीरे से बबीता को फोन लगाती है। जेठानी जी, जाग रही है ना? चलिए रसोई में मिलते हैं। हाँ देवरानी जी, मैं आ रही हूँ। दोनों दबे पांव रसोई में आती हैं। सुरुचि फ्रिज से बचाया हुआ बड़ों का बैटर और दही निकालती है। वो अपने पर्स से चाट मसाला, लहसुन पाउडर, नींबू पाउडर
और तीखी लाल मिर्च निकालकर बड़ों पर छिड़कती है और दोनों चटपटे बड़े तलकर दही में डुबोकर बड़े चाव से चटपटे दही बड़े खाने लगती हैं। तभी अचानक पुष्पावती वहाँ आ जाती है। अच्छा, तो मेरी पीठ पीछे ये सब चल रहा है इस घर में? तुम दोनों इतने दिनों से मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी, आज आखिरकार रंगे हाथों पकड़ी गई। पुष्पावती के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर नंदलाल, अरुण और अविनाश सब हड़बड़ाकर आंगन में जमा हो जाते हैं। पुष्पावती दोनों बहुओं को खींचकर हॉल में ले आती है। देखिए आप सब, इन बहुओं को मेरी एक बात समझ में नहीं आती। मैंने जब साफ मना किया था तब भी ये आधी रात को छुप छुप कर चटपटा खाना ठूस रही है। बहुओं, जब तुम्हारी सास ने इतनी सख्ती से मना किया था तो तुम दोनों ये सब क्यों कर रही थी? बबीता, इतने सालों में तुम्हें कभी ऐसा शौक नहीं चढ़ा था, हाँ? आज अचानक तुम्हें ये क्या हो गया है? सुरुचि, जरूर तुमने ही भाभी को ये सब सिखाया है। मैंने तुम्हें साफ मना किया था ना कि घर के नियम मत तोड़ना। बस कीजिए आप सब, आखिर ऐसी क्या वजह है कि इस पूरे घर में चटपटा खाना बिल्कुल नहीं खाया जा सकता? जब से मैं इस घर में आई हूँ मेरा बीपी लो रहने लगा है। सासू माँ भी थोड़ा सा चलती है तो हाफने लगती हैं। आखिर थोड़ा सा मिर्च मसाला और चटपटा खाने में ऐसी क्या बुराई है? बहू, अगर तुम सच जानना ही चाहती हो तो सुनो कि इस घर में तीखा खाना क्यों बंद हुआ था। कई साल पहले शहर के एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर नंदलाल और पुष्पावती को उनकी बूढ़ी माँ आशा देवी की जांच रिपोर्ट दिखाते हुए समझा रहे थे। देखिए, आपकी माँ की दिल की धड़कन पहले से बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और उनका बीपी भी खतरनाक स्तर पर है। आज से ही उनका तीखा, तला भुना, मसालेदार और चटपटा खाना पूरी तरह बंद कर दीजिए, वरना इनकी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम पूरा ख्याल रखेंगे। दोनों माँ को लेकर घर आ जाते हैं। डॉक्टर और घर वालों के मना करने के बाद भी आशा देवी किसी तरह का परहेज नहीं करती और चटपटा खाना खाती रहती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। बेटा, आज मुझे चटपटा पोहा खिला दे और हरी मिर्च अलग से भी तल कर लाना। माँ जी, डॉक्टर साहब ने आपको चटपटा खाने से सख्त मना किया है। अरे डॉक्टर का तो काम ही है मना करना। तू जान, मेरे लिए जल्दी से चटपटा पोहा बना कर लिया। सास की जिद के आगे पुष्पावती झुक जाती हैं और रसोई में जाकर खूब सारी लाल मिर्च, गरम मसाले और तली हुई तीखी हरी मिर्च डालकर चटपटा पोहा बना लेती हैं। आशा देवी बड़े चाव से पोहा खाती हैं और अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। कुछ ही घंटों के बाद कमरे में चीखने की आवाज आती है। सब दौड़कर जाते हैं तो आशा देवी दर्द से तड़प रही थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन इमरजेंसी वार्ड से बाहर आकर डॉक्टर सिर झुका लेते हैं। भाई, मुझे अफसोस है लेकिन हम आपकी माँ को बचा नहीं सके। उन्हें बहुत गंभीर हार्ट अटैक आया था। मैंने आपको पहले ही मना किया था कि इन्हें तीखा और चटपटा खाना बिल्कुल मत देना, लेकिन आपने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। आपने अपनी लापरवाही से अपनी माँ की जान को जोखिम में डाल दिया। पुष्पावती अस्पताल के फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं अपने पूरे परिवार में किसी को भी कभी तीखा और चटपटा खाना नहीं खाने दूंगी। ये सारी बातें सुनकर सभी लोग दुखी हो जाते हैं। तब सुरुचि आगे बढ़कर, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे ये पुरानी बात नहीं पता थी। मैंने आपको बहुत गलत समझा। कोई बात नहीं बहू, मैं बस अपने परिवार को खोने से डरती थी। पुष्पावती उदास होकर अपने कमरे में चली जाती हैं। अगली सुबह सुरुचि रसोई में जाती है और अपने हाथों से संतुलित मसाले डालकर, हल्की मिर्च और स्वादानुसार चाट मसाला डालकर बेहद स्वादिष्ट और चटपटा खाना तैयार करके आंगन में सभी को परोसती है, जिसे देखकर पुष्पावती गुस्सा होते हुए, छोटी बहू, सब कुछ जानने के बाद भी तुमने फिर से चटपटा खाना बना दिया। माँ जी, अगर सड़क पर किसी गाड़ी का तेज रफ्तार की वजह से एक्सीडेंट हो जाए तो हमें गाड़ी की स्पीड कम करनी चाहिए या हमेशा के लिए गाड़ी चलाना ही छोड़ देना चाहिए? जाहिर सी बात है, हमें गाड़ी की स्पीड कम करनी चाहिए। यही बात तो मैं भी आप सबको समझाने की कोशिश कर रही हूँ माँ जी। सालों पहले जो हुआ वो एक बहुत बड़ा हादसा था, लेकिन उस डर की वजह से हम हमेशा के लिए मसालों को बंद नहीं कर सकते। हम मिर्च मसालों को पूरी तरह बंद करने के बजाय उन्हें संतुलित और कम मात्रा में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। भगवान ने हमें ये अनमोल जीवन दिया है। अगर हम रोज बेस्वाद और उबला खाना खाकर जिंदगी काटेंगे तो ये अपने साथ नाइंसाफी होगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो छोटी बहू। डर के मारे मैंने पूरे परिवार का स्वाद ही छीन लिया था। आज से मैं किसी को नहीं रोकूंगी। बस तुम हमेशा ऐसे ही संतुलित और सेहतमंद खाना बनाना। जी माँ जी, मैंने इसमें बिल्कुल संतुलित मसाले डाले हैं जो सेहत को नुकसान भी नहीं पहुँचाएंगे और स्वाद भी लाजवाब देंगे। नंदलाल, पुष्पावती, अरुण, अविनाश, बबीता और सुरुचि
सब एक साथ पीढ़ों पर बैठकर मुस्कुराते हुए भोजन करने लगते हैं। वाह भाई सुरुचि बहू, आज कई सालों के बाद ऐसा स्वादिष्ट भोजन खाकर मन सच में तृप्त हो गया। न ज्यादा तीखा है और न ज्यादा फीका, बिल्कुल लाजवाब है। सच में भाभी और सुरुचि, आज के खाने ने तो दिल जीत लिया। पूरा परिवार हंसते मुस्कुराते हुए साथ में भोजन का आनंद लेता है और घर की रसोई में फिर से खुशियों और चटपटे स्वाद की बहार लौट आती है।